वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सार अकेडमी पर। आज सीडीपी का जो 500 एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है जुलाई सीटेट के लिए, उसका आज 22वां वीडियो है, यानी कि 22वां सीरीज है। अभी तक लगभग हम लोग 200 क्वेश्चन को कर चुके हैं और आज जो है 210 क्वेश्चन कर चुके हैं। 211वां क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन 10 मिनट में करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन हम करते हैं अभी। 21 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का करते हैं। ये सारा पीवाईक्यू है, जितना भी है ये पीवाईक्यू है, सेट का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। और बाकी सीडीपी का कंटेंट भी चलेगा, ईवीएस का भी मैराथन चलेगा और ईवीएस का भी वीडियो आएगा। लेकिन फिलहाल आप सीडीपी का प्रैक्टिस कीजिए। 21 क्वेश्चन। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। विद्यार्थी के लिए कठोर नियमों को पालन लागू करे। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। देखिए, आप सीडीपी में एक बात समझ लो, दिमाग में अच्छे से डालो। ऑप्शन जो होता है ये 4 ऑप्शन होता है। 4 ऑप्शन में 3 निगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि 3 पॉजिटिव रहेगा, एक निगेटिव रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में, आंसर में या ऑप्शन में 3 पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो क्वेश्चन भी निगेटिव में ही पूछा जाएगा और निगेटिव क्वेश्चन पूछने पर ऑप्शन भी निगेटिव ही सही होगा। इसको हम फॉर एग्जांपल के हिसाब से बता देते हैं। इस क्वेश्चन पे सवाल यह है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कि आपका ऐसा क्लासरूम है जिसमें हर एक बच्चे अलग अलग एरिया से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जाति और अलग तरह के भाषाओं से बिलोंग करने वाले बच्चे आते हैं। तो ये सारी व्यक्तिगत भिन्नता हो गई। तो उससे आपको निपटना है और उस व्यक्तिगत भिन्नता को लेकर के ही आपको पढ़ाना है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को रिसोर्स के तौर पर, संसाधन के तौर पर लेंगे। अब आइए कि क्या करना चाहिए। एक टीचर के तौर पर आप क्या कीजिएगा? बच्चों से बातचीत करेंगे, उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे। सबसे पॉजिटिव बात यह होता है कि बच्चे को महत्व देना या बच्चे के दृष्टिकोण को महत्व देना, बच्चे की बात को समझना, बच्चे की बात को अगर गलत भी बोल रहा है तो उसको उसके ढंग से ही सही करके समझा देना। तो बातचीत करना पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पास एक पॉजिटिव तो मिल गया। अब बाकी देखते हैं 3 निगेटिव है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव में ही पूछा गया है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन ही पढ़ेंगे। विद्यार्थी के लिए कठोर नियमों को लागू करें। कठोर नियम नहीं लागू करना है बल्कि लचीला नियम लागू करना है। तो यहाँ पर बी गलत हो गया। शिक्षण और आकलन के समान और मानक नहीं, मानक तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ सी भी गलत हो गया। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर, यानी कि जो 91% लाया है उसको फर्स्ट बेंच पर बैठा दें और जो 51% लाया है उसको लास्ट बेंच पर बैठा दें। तो इससे क्या हुआ? भेदभाव हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो सी डी बी सी डी गलत, आंसर हो गया ए। समझ में आया? सीडीपी का कोई बुक नहीं है, सीडीपी का कोई थ्योरी नहीं है। सीडीपी का एक ही तो नियम है कि आपको अपना माइंड, अपना मस्तिष्क ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा कि आप सीडीपी कर रहे हो, बस यही बात है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। यह केवल एक बार नहीं हो सकता। केवल भी नेगेटिव वर्ड है और एक बार तो बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी को उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। विद्यार्थी के उपलब्धियों में अंतर नहीं करना है, इससे विद्यार्थी में भय और तनाव का संचार हो। ऐसा आकलन करना है, ऐसा एग्जाम लेना है बच्चा इससे डर जाए, इससे बच्चा जो है तनाव में आ जाए, मतलब डिप्रेशन में आ जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ए बी और सी तीनों गलत हो गया। डी का देखते हैं। इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिबिंब। हाँ, हम किसी भी तरह का एग्जाम इसलिए लेते हैं ताकि हमको फीडबैक पता चल सके कि जो स्टूडेंट है उसका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और किस सब्जेक्ट में कौन सा पॉइंट वीक है। कोई बच्चा पढ़ता अच्छा है लेकिन लिखना नहीं जानता, तो हमको फीडबैक मिल गया कि इसको लिखने के लिए सिखाना है। लिखता भी अच्छा है पर स्पेलिंग गलत लिख देता है और राइटिंग अच्छी है, तो उसमें भी ये फीडबैक मिला आकलन करने पर कि इसके स्पेलिंग एरर को सुधारना है, डिक्टेशन करवाना है। तो ये भाई समझ लो कि आकलन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे का फीडबैक टीचर को मिल सके। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो गया। बात समझ रहे हो? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए यस। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका अनुमतिरक, सुविधादाता, सत्यवादी, अधिनायकीय। देखिए, आप डी तो तुरंत काटो, अधिनायकीय नहीं हो सकता है, नायक के तौर पर आप नहीं देख सकते हो।
टीचर सत्यवादी ही हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। बच्चे के हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कुछ बातें झूठ भी बोलनी पड़ेगी जिससे बच्चे पर अच्छा असर पड़े। अनुमात्रिक तीरक भी नहीं हो सकता है, सुविधादाता होता है। बच्चा के लिए टीचर फैसिलिटर है, फैसिलिटर है, फैसिलिटर है, याद रखना। इंग्लिश में, इंग्लिश सीडीपी में आएगा फैसिलिटर है, इंग्लिश सीडीपी में आएगा फैसिलिटर है। अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। अनुसंधान यानी कि रिसर्च ये बताते हैं कि अलग अलग कक्षा में विद्यार्थी से शिक्षिका की अपेक्षा या शिक्षक की अपेक्षा, यानी कि शिक्षक का एक्सपेक्टेशन होता है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो मेरा बच्चा क्या करेगा। तो यह क्या, ये एक रिसर्च में क्या बताता है कि पहला ऑप्शन के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन के साथ यानी कि टीचर के साथ शिक्षक की अपेक्षा यानी कि शिक्षक का एक्सपेक्टेशन संबंधित नहीं माना जाना चाहिए। पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल प्रभाव पड़ना चाहिए। पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना चाहिए, जी बिल्कुल प्रभाव पड़ना चाहिए। सी अभी तक सही लग रहा है, डी पढ़ लेते हैं। का एकमात्र निर्धारक होती है, ये भी गलत, बी भी गलत, ए भी गलत। तो सही कौन हो जाएगा? सी। आप याद रखना क्वेश्चन पॉजिटिव में है, आंसर भी पॉजिटिव में होगा। कुछ को समझ में नहीं आता होगा तो आप करते करते सीख जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस पहले करो। सीडीपी का कोई थ्योरी नहीं होता है, सीडीपी हिस्ट्री नहीं है कि हम पढ़ लिए कि मुगल काल क्या था, अब मॉडर्न पीरियड क्या था, अंग्रेज कब आए, 57 की क्रांति क्या थी, ऐसा कुछ नहीं है। सीडीपी आपके माइंड को सेट करना है जिससे बच्चा किंग रहेगा, बच्चा गॉड रहेगा, सब चीज़ बच्चा ही रहेगा सीडीपी के हिसाब से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे जो विशेष आवश्यकता वाले हों उनको शामिल करना कैसा रहेगा। विद्यालयों पर भार बढ़ा देना है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करता है। विद्यालय पर भार बढ़ा देना ऐसा नहीं है। एक काल्पनिक लक्ष्य है, काल्पनिक लक्ष्य तो बिल्कुल नहीं है। ए और सी दोनों कट गया। आप देखते हैं बी और डी में, कमेंट कीजिए आप लोग बी और डी में क्या हो सकता है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, हो सकता है बी सही हो, डी पढ़ लेते हैं। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है जिनमें अक्षमता ना हो। अक्षमता ना भी हो तो उनके लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ पर बी सही आंसर है, बी सही आंसर है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थी के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है। फ्रेंड्स आप समझो ये कि ऐसा क्लासरूम है जहां पास बच्चे अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड से, अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, आर्थिक बैकग्राउंड से और अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ बच्चे हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ जैन हैं, कुछ पंजाबी हैं, इनका कल्चर अलग हो गया। कुछ बच्चे अमीर हैं, कुछ बच्चे गरीब हैं, कुछ बच्चे बहुत गरीब हैं, इनका आर्थिक बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो गया और कुछ का समाज भी अलग अलग तरह का है। तो ऐसे बच्चे के लिए आप अधिगम अनुभव यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस को किस तरह से देखते हैं? सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध होती है। क्या ऐसा कक्षा सही है? अलग अलग समाज संस्कृति से, आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे का अगर एक क्लासरूम है, या ऐसा क्लासरूम अच्छा है जिसमें सिर्फ अमीर बच्चे हों, सिर्फ हिंदी बोलने वाले बच्चे हों, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हों, या ऐसा क्लासरूम अच्छा है जिसमें गरीब हों, अमीर हों, अपंग हों, सब हों, तो कैसा क्लासरूम अच्छा है? सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। देखिए ये जो 26 जो क्वेश्चन है उसमें भी एक पॉजिटिव आपको खोजना है। देखिए सही है, सही तो है, लेकिन कक्षा श्रेणीबद्ध नहीं होता है, तो यहाँ पास ए भी गलत हो गया। 26 का ए क्या हो गया? गलत हो गया। गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। गलत तो बिल्कुल नहीं है, सही तो है, तो गलत भी कर लिए। गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न करता है। देखिए गलत इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे के लिए दुविधा उत्पन्न करता है, तो ये भी गलत हो गया। ए बी सी गलत। सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों अनेक कौशल सीखते हैं। हाँ, डी सही होगा, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे पृष्ठभूमि से आता है जिसके घर में अगरबत्ती बनता है, तो बच्चा अपने दोस्तों में सिखाएगा कि अगरबत्ती कैसे बनता है। या कोई बच्चा ऐसे पृष्ठभूमि से आता है जिसके घर में खेती होती है, तो वो उन लोगों को सिखाएगा खेती, खरीफ रबी बता देगा, रबी फसल खरीफ फसल के बारे में, जो शहरी बैकग्राउंड से आते हैं। तो यहाँ पर डी सही है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। जिसको हिंदी नहीं आता है वो हिंदी सीख लेगा, जिसको मलयालम आता है वो मलयालम सीख लेगा, हिंदी वाले से मलयालम सीख लेगा और मलयालम वाले से हिंदी, इस तरह का बात है। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। सुनने में असमर्थ बच्चा, एक बच्चा है जो सुन नहीं सकता है, एक बच्चा है जो सुन नहीं सकता है। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उससे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। नियमित विद्यालय में
नियमित विद्यालय में ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या है, नियमित विद्यालय। तो देख लेते हैं, नियमित तो सही है, ऑप्शन तो सही है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठी के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, पर सहपाठी के समान प्रदर्शन कर सकता है। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के लिए विशेष विविध में ही भेजा जाना चाहिए, विशेष विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समान विद्यालय में भी उसको विशेष सहायता देकर पढ़ाया जा सकता है। जनरल स्कूल में भी उसको इंडिविजुअल हेल्प दे करके पढ़ाया जा सकता है। केवल अकादमिक शिक्षा के लिए उठा, केवल तो तुरंत काट दीजिए, बी सी डी कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी सी डी कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 27 का ए सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वाले विद्यार्थी की है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खाली जगह विद्यार्थी की है? अरे इसमें कटा हुआ, रुक जाइए। हाँ, तो सवाल ये है 28 का कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षार्थी की है? वह विशेषता प्रतिभावान यहाँ पर रहेगा, कटा हुआ, प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो वह बहुत ही तुरंत का मिजाज होता है, नहीं, प्रतिभावान विद्यार्थी तुरंत भर में सनकता नहीं है या गुस्सा नहीं करता है, वो शांत मिजाज का होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, रस्मी व्यवहार नहीं होता है, थपथपाना डोलना ये सब नहीं, ये भी गलत हो गया। वह आक्रामक तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वह प्रतिभावान है। यदि कक्षा की गतिविधियां चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तब वह कम प्रेरित महसूस करता है, यहाँ पर कम लिखा हुआ रहेगा, थोड़ा सा कट गया है पीडीएफ बनाने में। तो डी आंसर सही होगा। अगर जो प्रतिभावान बच्चा है उसको अगर चैलेंजिंग क्लासरूम नहीं मिलेगा तो अपने आप वो कम मोटिवेटेड रहेगा, उसको चैलेंजिंग चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो एक बार में नहीं हो, कुछ सवाल ऐसा चाहिए मैथ का जो सॉल्व सबसे ना हो और वो करे, तब उसको अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड रहेगा। तो यहाँ बस जो डी है वो सही है 28 का। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अधिगम को बढ़ा सकती है, अपने विद्यार्थी के प्रति प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के साथ संबंधित करके, यहाँ पर ए हो गया बी, विषय वस्तु को विद्यार्थी के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धि के लिए पुरस्कार देकर, यहाँ पर उपलब्धि होगा, कट गया है, तो ये सही है। या ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ड्रिल और अभ्यास तो बिल्कुल नहीं होगा। छोटी छोटी उपलब्धि के लिए आप पुरस्कार भी नहीं दे सकते हैं, अपने विद्यार्थी के प्रति प्रोत्साहन देकर, अपने विद्यार्थी के प्रति प्रोत्साहन देकर या विषय वस्तु को विद्यार्थियों के साथ संबंधित करके। तो ज़्यादा मजबूत तो यही है, बी है, तो बी ऑप्शन सही होगा, ए भी गलत हो गया। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आप लोग, और आंसर को आप कमेंट भी कीजिए कि आपको आंसर, चलिए ये 29 तक ही है, यानी कि एक क्वेश्चन इसमें कम है, एक क्वेश्चन कम है, तो इसके लिए हम क्या करें, एक तो क्वेश्चन ऊपर से कहीं से ले लेते हैं, एक कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड। तो डी सी नहीं होगा और ये ए सही होगा, प्रतियोगितात्मक कक्षा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गया। और आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरे तरफ से है कि अगर कोई एरर रह जा रहा है या कोई कुछ और इसमें अच्छा हो सकता है इस वीडियो में या इस कंटेंट में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए। ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट से स्पेशल कंटेंट चाहिए जो हैंड रिटन पीडीएफ के साथ हो और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। एक बात और कि ईवीएस का मैराथन जो चलेगा वो लगभग 10 से 12 वीडियो में फिनिश होगा, तो क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, और एक ईवीएस का जो प्लेलिस्ट होगा आपको हमेशा सीटेट क्लियर करने में साथ देगा। तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ पूरा देखो, लाइक करो ताकि रिकमेंडेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।